और चलिए विस्तार से तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान में सक्षम बनाने के लिए मौजूदा पीढ़ी को बहुत अच्छा व्यवहारिक माध्यम से बनने जा रही है, जो वास्तव में पहले गुरुकुल की परंपरा थी। सीएम योगी ने कहा कि उसका ही आधुनिक स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आज देश के सामने आने जा रहा है, जिसे लेकर हर शिक्षण संस्थान को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक उनके लिए उत्तम शिक्षा ना हो। भारत के अंदर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा व्यवहारिक माध्यम बनने जा रही है। 19 तारीख से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले सपा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी की है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने 14 तारीख यानी कल से विधानसभा में धरना देने की रणनीति बनाई है, जिस पर मनोज पांडे का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव के विधानसभा में आगे बैठने की मांग का समर्थन करते हैं। वहीं निकाय चुनाव के सवाल पर उनका कहना है कि सपा का पूरा संगठन इसकी तैयारी में जुटा हुआ है और अपने चुनाव चिन्ह पर सपा के प्रत्याशी मैदान में होंगे। उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इसके पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी की है। लगातार कई दिन तक धरना चलने वाला है विधानसभा के अंदर। अभी हम बात करेंगे मनोज पांडे जी से। मनोज पांडे जी, क्या तैयारी है? क्योंकि 19 सितंबर से अभी सत्र की शुरुआत है, उससे पहले समाजवादी पार्टी क्या तैयारी है? नहीं, समाजवादी पार्टी जन मुद्दों को लेकर के, किसान के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगार के मुद्दे को लेकर के, गरीब के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे पे लेकर के, हेल्थ के मुद्दे को लेकर के, ये तमाम आज जो मुद्दे हैं, सूखा एक बड़ा हम लोगों का मुद्दा है और समस्या है उत्तर प्रदेश के किसानों को। इन मुद्दों पर 14 से लेकर के 18 तारीख तक चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक सांकेतिक धरना दे करके अपनी बात को सरकार को जगाने का काम करेगा और सरकार से मांग भी करेगा। 19 से सत्र शुरू हो रहा है, आप विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, क्या तैयारी है? क्या मुद्दे उठाए जाएंगे सदन के अंदर? कुछ ऐसे मुद्दे वो तो हाउस में दिखाई देंगे। नहीं, कुछ तैयारी है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं? तैयारी तो 14 से बता दिया हमने, 14 से लेकर के और लगातार जनता के मुद्दों पर हम लोग लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने मांग की कि उन्हें अब आगे बैठाया जाए रो में। इसका समर्थन है कि वो प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई पार्टी के अध्यक्षों को आगे जगह दी गई है, उनको भी आगे जगह दे दी जाए। गोवंश की मौतों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 6 से ज्यादा डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें सामूहिक इस्तीफा उनका स्वीकार किया जाए। आपके जिले में भी यानी कि रायबरेली में भी एक गोवंश गौशाला थी, जहां पर भी कई जानवरों का मानना है कि सरकार को एसआईटी का गठन करके उत्तर प्रदेश में जितनी भी गौशालाएं हैं, इनमें पिछले 6 महीने में कितने गौवंश की मृत्यु हुई है, इसकी जांच करा करके संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। निकाय चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है और क्या ये सिंबल पे चुनाव होगा? समाजवादी पार्टी 5 साल तक जन के मुद्दों पर और अपने चुनाव की लड़ाई में मैदान में रहती है। लोकल बॉडी के चुनाव पर समाजवादी पार्टी के हमारे सारे प्रभारी अपने अपने जनपदों में कैंप किए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी लोकल बॉडी के चुनाव में पूरी तैयारी में लगी हुई है। क्या सिंबल पे चुनाव होगा? अभी तक यही है कि हम अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये मनोज पांडे जी हैं, विधायक हैं रायबरेली से, और उनका कहना है कि सत्र से पहले 14 तारीख से 18 तारीख तक यानी कि सत्र से एक दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठेंगे विधान भवन के परिसर में और इसके बाद उन मुद्दों को उठाएंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि कितना असर इन मुद्दों का पड़ता है और जनता इनसे कैसे जुड़ पाती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। उधर मैनपुरी पहुंचे शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 बार समाजवादी पार्टी से धोखा मिल चुका है। अब हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना। मैनपुरी से 2024 में चुनाव लड़ने की चर्चा पर कहा कि नेताजी के रहते हुए हम सोच भी नहीं सकते कि हम चाहते हैं।
वो स्वस्थ रहें और चुनाव लड़ें। पहले भी जिताया था और अब भी जिताएंगे। 2024 में बीजेपी से गठबंधन को लेकर कहा कि अब ये जो समय बताएगा, अभी बहुत समय है। हाँ, ये तैयारी है हमारी 2024 में सत्ता में रहना है। क्या गठबंधन रहेगा किसी पार्टी के साथ? देखिए, अब समय दूर है, लेकिन जब 6 महीने रहते हैं चुनाव के तभी गठबंधन होते हैं। तो जब 6 महीना जब रह जाए तब क्लियर हो जाएगा। देखिए, 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी के। तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। उधर 140 करोड़ रुपए के बकाया गन्ना भुगतान पर भारतीय किसान यूनियन का धरना स्थगित हो गया है। एक माह में शामली की तीनों शुगर मिल बाकी का बकाया भुगतान करेंगे। शामली प्रशासन और शुगर मिलों ने प्रशासन में 2 दिनों के अंदर गन्ना किसानों के बकाया 140 करोड़ रुपए और अक्टूबर महीने के समस्त बकाया गन्ना भुगतान के आश्वासन पर भारतीय किसान यूनियन का धरना स्थगित कर दिया गया। इस दौरान राकेश टिकैत ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अधिकारियों ने इस मामले में कोई भी लापरवाही बरती तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं राकेश टिकैत ने जल्द ही शामली में क्रांति मार्ग निकाले जाने की भी घोषणा की, जिसमें युवा बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर ये मार्च निकालेंगे। ये यहाँ के जो हाईवे था उसमें सहमति बनी है, उसकी एक कमेटी बनी है और वो कमेटी प्रशासनिक अधिकारी बैठ के बातचीत करते रहेंगे हर इशू पे। और उस पर भी अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो उस पर आंदोलन में जाके फरवरी मार्च तक, जब तक कंपनियां इस पर काम शुरू कर दें, कोई दिक्कत होगी तो उस टाइम पे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे बिजली वाले पे भी बात की, उन्होंने बहुत सहमति जताई। उन्होंने कुछ ऑर्डर बताया कि लखनऊ के थे, लेकिन काफी सहमति बनी। गन्ने वाले पे 140 करोड़ रुपया उन्होंने देने की अभी बात करी और 300 कुछ करोड़ रुपया अभी इन पर बाकी रह गया, वो इन्होंने अगले महीने में देने की बातचीत करी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अलीगढ़ में मंगलवार को मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक पहुंचे। इस दौरान अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बताया जा रहा है कि सतपाल मलिक स्यारोल के रहने वाले चौधरी देवेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचे और उनके आगमन पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। राज्यपाल दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा अलीगढ़ पहुंचे। इस मौके पर मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने बताया कि स्यारोल में देवेंद्र चौधरी के यहां आना पहले से तय था। साथ ही मलिक ने कहा कि किसानों को अपनी मांग पूरी करवाने के लिए एक और आंदोलन करना पड़ेगा। ये तो व्यक्तिगत था, बहुत पहले से तय था इनके यहाँ खाना खाने आने का मेरा, क्योंकि ये प्रियंका जो है इनको हमारे राजभवन में 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी कार्यक्रम होता है तो लोग बुलाते हैं। तो मेरी पहचान तो बहुत पहले चुके, यहाँ एमपी भी रहा हूँ मैं, तो तय हो के कई बार कैंसिल किया जा रहा था। आज भी एक यहाँ बहुत दुखद घटना हो गई, एक जवान मौत हो गई, मुझे इसका बड़ा अफसोस है। लेकिन चूँकि प्राइवेट था, कोई फंक्शन था नहीं, सिर्फ खाना खाना था, इसलिए रोज कम दिन खा सकते हैं आप, तो इस वजह से मैं आ गया। पर मुझे ये अफसोस है कि मुझे ऐसे मौके पे आना पड़ा। वाराणसी पहुंचे दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनका गैंग जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, अभी तो 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और आगे कई और लोग सामने आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल और उनका गैंग जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में और व्यभिचार में लिप्त है, अभी तो 2 पे सजा हुई है, आगे मुझे लगता है इनके दर्जनों लोग ऐसे कन्विक्ट होने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग का एक ही पहचान है, झूठ, भ्रष्टाचार, लूट। और ये कभी भी दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, न तो एजेंसी या कानून बर्दाश्त करेगा। दूसरी बात, जो कल फैसला आया ज्ञानवापी पर, हम उस पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। हमें कानून पे भरोसा है। हमारे गुरुजी ने जो बागेश्वर सरकार यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी प्रसन्नता व्यक्त की
और मैं अपनी तरफ से भी बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। हमें विश्वास है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। ये आज वहीं हाथरस पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय और भाइयों को सांत्वना देते हुए खुद और पार्टी को हर पल उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने कई और मुद्दों पर भी पत्रकारों से बात की। मेरठ के एसएसपी को लिख करके सब दे दिया गया है और उस पर जांच है, उसमें एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस अपना काम करेगी और दूध का दूध पानी करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और वो जल्दी सारा सच आपके सामने आएगा। उसके अब कारण तो जब वो कोई गिरफ्तारी होगी उसके बाद सारे पते लगेंगे। जो भी अपराधी है वो बख्शा तो नहीं जाएगा, कहीं का भी हो। किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी मंत्री या राज्य मंत्री को अगर कहीं भी ऐसी सूचना आएगी तो हर व्यक्ति जानता है कि योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस है। आज हमारे परम मित्र, जिनको मैं कहूं कि मेरे युवा मोर्चा काल के मेरे भाई की तरह थे, रामवीर उपाध्याय जी, उनके आज परिवार के साथ अपना शोक को संबद्ध करने के लिए आया था। रामवीर उपाध्याय जी एक ऐसे नेता थे जिनको सभी जाति और धर्म का समर्थन प्राप्त था। पूरी पार्टी उनके साथ में है और यही प्रार्थना है कि ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दे। प्रतापगढ़ में सदर विधायक राजेंद्र मौर्य के करीबी समर्थक का जूते से युवक की पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। असल में बर्थडे पार्टी के दौरान सदर विधायक के करीबी अभिषेक की गुंडई सामने आई। वीडियो में भी अभिषेक दौड़ा दौड़ाकर युवक को होटल में सबके सामने जूते से पीट रहा है। वहीं अयोध्या जनपद में सोहावल ब्लॉक के बैदरापुर गांव में गौशाला में मृत गौवंशों की हड्डी तस्करी करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस मामले में समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री व प्रवक्ता पवन पांडे ने कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है कि भाजपा की सरकार में गौ माता की हड्डियों की तस्करी हो रही है। पूरे जनपद और प्रदेश की सोशल मीडिया पर बैदरापुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गौ माता की हड्डी डीसीएम ट्रक पर लादकर तस्करी की जा रही है। वहां पर गौ माता का ढेर सारा, उनकी चमड़े की पूरी खाल रखी हुई है। आप सोचिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बगैर गौ माता, बगैर गंगा, बगैर अयोध्या, अगर ये 3-4 शब्द निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 5 से 10 मिनट भाषण नहीं दे सकती। और वो अयोध्या की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती, और वो धरती जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर 7-10 दिन पर अयोध्या आते हों, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे अयोध्या में गौ माता की हड्डियों का तस्करी की जा रही है। उनके चमड़े के खाल का कारोबार किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। वैसे तो जब से योगी जी की सरकार बनी है, सरकारी गौशालाओं में गौ माता भूख के मारे जान दे रही हैं। न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। जिस दिन कोई मंत्री जांच करने जाता है या प्रभारी मंत्री, तो उस दिन चारे और पानी की 1 दिन की व्यवस्था कर दी जाती है। बाकी भूखमरी के कगार पर हैं। वहीं वाराणसी पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने ज्ञानवापी मामले का स्वागत किया है। साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधा। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। इस मामले को लेकर जिसे राजनीति करनी हो वो करता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच आगामी चुनाव को लेकर दावे प्रतिदावे पर उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात कहने का हक है। ठीक है, मैं तो भाई माननीय न्यायालय का स्वागत करता हूँ। माननीय न्यायालय का स्वागत करता हूँ क्योंकि वो सर्वोपरि है। देखिए,
अब जिनको राजनीति करना हो तो करेंगे, इसको आगे करके, क्योंकि उनका मकसद है सामने 2024 का चुनाव है। तो 2024 के चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तो हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उसका व्याख्यान करता है, उसके बारे में बात रखता है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। हल्द्वानी से जहां कुमाऊं में बढ़ रहे हैं कालाजार बीमारी के मरीज, अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों में 1 की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के 30 वर्षीय युवक की कालाजार बीमारी से मौत हुई। सुशीला तिवारी में इलाज चल रहा था। बता दें आपको 30 अगस्त से शख्स का इलाज किया जा रहा था जिसकी मौत हो गई है। कुमाऊं में भी बढ़ रहे हैं कालाजार के मरीज। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। जिस तरह से ये बीमारी प्रकोप बढ़ा रही है, लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों में से 1 की मौत हो गई है। पिथौरागढ़ के 30 वर्षीय युवक की इस बीमारी के कारण मौत हो गई। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कालाजार बीमारी के चलते जो चिंताएं हैं और भी ज्यादा बढ़ने लगी हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने तमाम वार्डों का निरीक्षण करते हुए मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि दून अस्पताल एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अस्पताल है, जहां पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग इलाज के लिए आते हैं। इसलिए इस अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए उन्होंने आज यहां का निरीक्षण करते हुए जो कमियां हैं उनको दूर करने की बात कही है। वहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी में काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहे हैं और जो कंपनी इसके लिए काम कर रही थी उस कंपनी से काम हटाकर अब पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग और जल संस्थान द्वारा कार्यों को किया जाएगा, जिसके लिए जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। देखिए, लंबे समय से स्मार्ट सिटी को लेकर आप सब लोगों के द्वारा और आम जनता के द्वारा लगातार आ रहा है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए वह कंपनी लंबे समय से काम कर रही थी, काफ़ी लंबे समय से। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले से उस संस्था का चयन हुआ था। इसलिए हमने तय किया है कि अब जो काम पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ जल निगम के लोग करेंगे और कुछ जो ड्रेनेज से संबंधित है वो सिंचाई विभाग के लोग काम करेंगे। जल्दी ही सबका उत्तरदायित्व फिक्स होने वाला है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और डेलीगेशन ने कई मुद्दों पर बात करने के साथ ही सरकार को सुझाव भी दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, शराब कांड की बात हो या फिर भर्ती परीक्षाएं। साथ ही कहा कि विपक्ष पर केवल विरोध करने के आरोप लगते हैं। ऐसे में आज हमने सरकार को कई मुद्दों पर सुझाव भी दिए हैं जिनके लागू होने का इंतजार रहेगा। पुलिस पे ग्रेड का विषय है, उसके अलावा भू कानून को लेकर हम लोग ने कई विषयों पर चर्चा की। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसमें हरिद्वार में अभी जो घटित घटना है जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई और भी अन्य जो घटनाएं घट रही हैं उनके विषय में हमने बात की। और उसके अलावा जो भर्ती घोटाला हुआ उसको 2 रूप में देखने की आवश्यकता थी। एक तो जिसमें कानून का पालन नहीं हुआ, जिसमें अधीनस्थ चयन आयोग से लेकर अन्य भर्तियाँ हैं, उसमें कोऑपरेटिव की भर्तियां हैं, उसमें जो हमारा सचिवालय उसकी भर्तियों की बात हुई। उसके अलावा हमने कहा कि विधानसभा की जो भर्तियां हैं वो नैतिकता के आधार पर उनका आंकलन होना चाहिए कि एथिक्स क्या थे और लोगों ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए। उधर प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ पशुओं में फैल रहे लंपी रोग के संबंध में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने उत्तराखंड में फैल रही लंपी रोग पर पशुपालन विभाग के जरिए किए जा रहे पशुओं के वैक्सीनेशन के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही लंपी रोग की रोकथाम के लिए विभाग के जरिए किए जा रहे उपायों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि लंपी रोग मुख्यतः 2 जिलों हरिद्वार और देहरादून में सबसे ज्यादा प्रभावी है, जिसकी रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर तीव्र गति से टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज हमारे विधानसभा कक्ष में हमने 2-3 मीटिंगें करी हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री विभाग के रिलेटेड। एक तो लंपी स्किन डिजीज़ जो उत्तराखंड में फैल रही है, ये हमारी 4थी समीक्षा बैठक थी
जिसमें कि क्या वैक्सीन की स्थिति है, कितनी वैक्सीन उत्तराखंड सरकार के पास आ गई हैं, कितनी हमने दे दी हैं और कितनी वैक्सीन लग चुकी है, उस पर चर्चा करी थी। लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो उत्तराखंड में 2 जिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित है, इस वक्त कर रही है, एक हरिद्वार और एक देहरादून। और लगातार हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं वो उस डिजीज़ को कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लगभग 8.5 लाख डोज हमारे पास अवेलेबल है। के मामले में यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर थाना कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक बॉबी कटारिया को देहरादून पुलिस पकड़ नहीं पाई। हालांकि पुलिस ने बॉबी कटारिया पर 25,000 का इनाम रखा, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। वहीं अब इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस ने बॉबी कटारिया के घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। देखिए, जो विवेचना में जो भी फैक्ट आए थे उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो लीगल चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। उसकी अरेस्टिंग के लिए वारंट भी इशू कराया गया था, लगातार दबिश दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो है, क्योंकि वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के प्रयास कर रहा है, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने 82 की कार्रवाई भी की है और उसके घर पर नोटिस भी चस्पा किया है। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर देहरादून से, जहां हरिद्वार शराब कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार पर गाज गिरी है। जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार पर गाज गिरी है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, पद से हटाए गए हैं मिश्रा सहायक आबकारी आयुक्त। मुख्यालय देहरादून से उन्हें अटैच किया है। बड़ी और अहम जानकारी शराब कांड को लेकर आपको बता दें। हरिद्वार शराब कांड से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार पर गाज गिरी है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां शराब कांड को लेकर बड़ी कार्रवाई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आउटपुट हेड हमारी उत्तराखंड यूपी की पूजा मोहन पांडे जी जुड़ गई हैं। पूजा जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए गए हैं, इस बीच हम देख रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग, क्योंकि रितेश कार्रवाई होनी भी चाहिए थी और दबाव भी था सरकार के ऊपर, क्योंकि आबकारी मंत्रालय सीधे तौर पर सीएम धामी के पास है, तो ये एक्शन लाजमी था। लेकिन ये एक्शन थोड़ा लेट हुआ। 9 लोगों की जान चली गई है और आज सुबह फिर से खबर आई थी कि एक व्यक्ति की जान चली गई है और इसके बाद आबकारी विभाग को हटाना सरकार की कहीं ना कहीं व्यवस्था हो गया था, क्योंकि करण महारा हो गए या फिर हम कहें प्रीतम सिंह लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी किसी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है। साथ में अभी किसी तरह की और कोई बात नहीं सामने आई है कि वो परिवारों के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं। ट्रीटमेंट के अलावा अभी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये बड़ी पहल है कि सरकार की तरफ से आयुक्त को हटा दिया गया है और उनको अब मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। उनकी जगह पे अब कौन सामने आने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सिर्फ इस कार्रवाई से सरकार इतिश्री भी नहीं कर सकती है, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी की। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।